हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब आरपीवाई पे। और हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप पूरे मन के साथ अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। और जैसा कि हमने अपनी पहले वाली कक्षाओं में आपसे बात की थी, तो उस समय लेक्चर में हमने एक ट्वेल्थ क्लास में 12वीं क्लास में एक चैप्टर है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति के बारे में चर्चा की थी। और रासायनिक बलगति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए पहले हम उस चैप्टर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि हमने वहाँ पे क्या क्या टॉपिक पढ़े थे। ठीक है, तो पहला हमने वहाँ पे टॉपिक पढ़ा था कि अपक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालेंगे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था वहाँ पे अपक्रिया की दर कैसे ज्ञात करेंगे या दर क्या होती है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ रिएक्शन को नेक्स्ट हमने वहां पे पढ़ा था कि रेट लॉ क्या होता है, दर नियम क्या होता है, ये पढ़ा था हमने। दर नियम, रेट लॉ के बारे में पढ़ा था और कैसे उसको अप्लाई करेंगे उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन को सक्रिय द्रव्यमान का नियम। हमने क्या पढ़ा था? सक्रिय द्रव्यमान का नियम। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था चौथा टॉपिक, इसमें ये पढ़ा था कि अपक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता। कोटि को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे देखेंगे और मोलिकुलरिटी को कैसे देखेंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और मोलिकुलरिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पहचानेंगे। नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कि स्यूडोमोनास या आभासी या छद्म कोटि या आभासी अभिक्रिया क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अपक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन है, अपक्रिया की जो दर है कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, प्रकार से ज्ञात ये भी बोल सकते हैं हम, या कितने प्रकार की होती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन कितने मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रिएक्शन के प्रकार पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अपक्रिया के प्रकार पढ़े थे। हमने पढ़े थे वहां पर अपक्रिया के प्रकार। ठीक है, चलिए क्या क्या पढ़ा था हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपक्रिया की दर, और उससे पहले हमने पढ़ा था रासायनिक बलगति की किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा था रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा, ठीक है, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी अपक्रिया की दर को, ठीक है, किसी भी अपक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को, और रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करने वाले यानी फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग, यानी इस पर प्रभाव डालने वाले, अपक्रिया की दर पर प्रभाव डालने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे, अपक्रिया की दर का अध्ययन करेंगे, और अपक्रिया की मैकेनिज्म का, क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। वही क्या कहलाती है? रासायनिक बलगति की। कहने का अर्थ है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को और अपक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे, वही क्या कहलाता है? रासायनिक बलगति की। उसी की कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगति की जो होती है, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो हेडिंग लिखी थी उसमें लिखा था अपक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। हमने पढ़ा था कि किसी भी अपक्रिया में, जैसे हम देखते हैं ना, रात को हम क्या करते हैं, दूध के अंदर हल्की सी मात्रा में दही डालते हैं और सुबह हमें क्या मिलता है? दही तैयार मिलता है। लैक्टोबैसिलस उसको कन्वर्ट कर देता है दही में। तो उसमें वो क्या है? रिएक्शन हुई ना, तभी तो वो चेंज हुआ, कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये भी नहीं है कि हमने जैसे ही दही डाला तुरंत ही रिएक्शन फास्ट हो गई, कुछ समय लगाना। तो हम कह सकते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन में, किसी भी अपक्रिया में अभिकारक अणु तथा उत्पाद अणु, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में, सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अपक्रिया की दर कहलाता है। हमने वहां पढ़ा था कि अपक्रिया की दर में यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन को, अपक्रिया की दर को रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो अभिकारक के संदर्भ में लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अभिकारक अणु की सांद्रता समय के साथ क्या हो रही थी? घट रही थी। और उत्पाद के लिए हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ उसकी सांद्रता बढ़ रही है। प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले से प्लस मौजूद रहेगा। ठीक है, तो वहां रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आगे
जो माइनस लगता है वो इस बात को शो करता है कि समय के साथ साथ अभिकारक अणु की सांद्रता क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर हमने पढ़ा था दर नियम। दर नियम में हमने पढ़ा था किसी भी अपक्रिया की जो रेट है, अपक्रिया की जो रेट है वो उस अपक्रिया में जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, जितने भी अभिकारक अणु हैं, उनके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल की क्या होगी, सक्रिय द्रव्यमान, जो भी अभिकारक अणु हैं उन सब के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल की क्या होगी, समानुपाती होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने दोनों में अंतर भी पूछा, वहां पे पढ़ा था कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये तो थर्मोडायनेमिक यानी उष्मा गतिकी में काम में लेते हैं। किसके लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों रिएक्शन के लिए काम में लेते हैं। और इसको काम में लेते हैं कहाँ पे, रासायनिक बलगतिकी में। साथ में हमने पढ़ा था कि इसमें जो अभिक्रिया में अभिकारक अणु दे रखे हैं उनकी पावर है वो उस रेट लॉ के नियम में एक्टिव मास के पावर सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसमें क्या होंगी, इक्वल होती है, हमने पढ़ा। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्या। किसी भी अभिक्रिया की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हम अभिक्रिया के दर नियम से निकालेंगे। दर नियम से उसका एक समीकरण दिया हुआ होगा और उस समीकरण के आधार पे जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कह सकते हैं जो सक्रिय द्रव्यमान है, उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो सक्रिय द्रव्यमान है उनकी जो पावर है उनका सम कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। और किसी भी अभिक्रिया में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं वही क्या कहलाता है, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट होंगे वही क्या है, अभिक्रिया की अनुसंख्यता है। और अनुसंख्यता में मैंने आपको विशेषकर बताया था कि केवल अनुसंख्यता उन्हीं अभिकारकों पर निर्भर करेगी जो अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ साथ परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया की अगर कोटि 3 से अधिक है तो वो संभव नहीं होती है। जनरली पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी 3 से अधिक ही उसकी क्या नहीं होती, 3 भी बहुत रेयर केस में ही मिलती है अभिक्रिया की कोटि। ठीक है। 0, 1 और 0 यहाँ तक ही होती है। 3 अभिक्रिया की कोटि बहुत कम देखने को मिलती है, 3 से ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। अनुसंख्यता के बारे में हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो भी हैं उनके आगे जो कोफिशिएंट लगा है या फिर उनकी जो मात्रा है जो भी दे रखे है वो कैसे होनी चाहिए, एक होल नंबर में, पूर्णांक संख्या में होनी चाहिए। अगर पूर्णांक संख्या नहीं है, भिन्नांक है, यदि डेसिमल में है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। उसको पूर्ण नंबर बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अभिकारक अणुओं की संख्या को गिनेंगे और बता देंगे कि अनुसंख्यता इतनी है। नेक्स्ट जैसे हमने HCl का एग्जांपल ले रखा है, वहां के वीडियो में देखा होगा आपने, 2HCl फिर 2HCl। ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ। जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे H2 प्लस Cl2 और यहाँ लिख दिया मैंने, बन गए 2HCl। अब यहाँ पूछा जाए आपसे कि अभिक्रिया की अनुसंख्यता क्या है, तो देखो H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक ही है, कोई संख्या नहीं लिखी, इसका मतलब एक है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और एक Cl2 है, तो दोनों 1+1 यानी अभिक्रिया की अनुसंख्यता कितनी है, 2। और यदि इसी समीकरण को मैं ऐसे लिख देता 2H2 प्लस 2Cl2 और एरो का निशान, और फिर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 4HCl। अब बताइए अब क्या हो गया यहाँ पे, अब देखिए अगर जनरली हम सीधा जोड़ें तो क्या है, 2 + 2 यानी 4 होने चाहिए, अभिक्रिया की अनुसंख्यता 4, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमें हमेशा क्या करना है, होल नंबर भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल के आगे कोफिशिएंट लगे हैं उनका भी क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंपल रेशियो होना चाहिए। सिंपल रेशियो या सिंपल अनुपात होगा। जैसे 2 और 2 का सिंपल अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 और 1, और इनको बता देंगे ऐड करके ये कितने हैं, 2। तो इसका मतलब अब भी अभिक्रिया की अनुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। हम ये नहीं कहेंगे कि 4 है। ठीक है। तो जो भी आगे कोफिशिएंट लगे होते हैं, जो भी स्टोइकोमेट्रिक गुणांक लगे होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक गुणांक लिखे होते हैं, उनको हमेशा क्या करेंगे, सिंपल सरल रेशो में बना लेंगे। अगर भिन्न दिया हुआ था, जैसे मान लो यहाँ पे मैं फिर से इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 1.5 और इसको भी 1.5 लिख देता हूँ, तो क्या ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हम क्या कह सकते हैं, हाफ और हाफ एक थोड़ी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, सिंपल रेशियो निकालना है। तो 1/2 और 1/2 यानी 1.5 का ये जो हाफ है इसका और हाफ है इसका, इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो दोनों को क्या कर लेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, और इसी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे 2। अब भी इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 ही है। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने बताया था कि सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अनुसंख्यता के बाद हमने छद्म कोटि अभिक्रिया पढ़ी थी, जिससे हमने एस्टरिफिकेशन का, एस्टरीकरण अभिक्रिया का उदाहरण लिया था, जिसमें एस्टर की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं। तो वहाँ जल की सांद्रता पर क्या नहीं करता, अभिक्रिया की अनुसंख्यता निर्भर नहीं करती। तो हम कहते हैं वहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी तो 2 हो गई, क्योंकि एक एस्टर का मॉलिक्यूल है और एक इसका है,
जल का मॉलिक्यूल है, लेकिन साथ में हम कहेंगे अपक्रिया की जो कोटि है वो क्या थी, एक थी। तो हम कहेंगे ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन जिनमें अपक्रिया की ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी, अपक्रिया की कोटि रण संख्या दोनों क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उन्हें क्या कहते हैं, आभासी अपक्रिया, ठीक है, छद्म कोटि अपक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम अपक्रिया की दर कितने प्रकार की होती है, यानी हमने अपक्रिया की दर निकालने के प्रकार देखे थे। एक तो प्रारंभिक सांद्रता से कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक दर कैसे नहीं, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमने कहा था जब अपक्रिया शुरू ही हुई है 0 समय पे, तो जैसे कोई अपक्रिया कह दी जाए कि अपक्रिया के प्रारंभ में, तो प्रारंभ का मतलब T=T1 0 और T2 मैं कहूँ 10 मिनट पश्चात, तो T2 हमारे पास क्या हो गया 10 मिनट, यानी प्रारंभिक समय 0, तो उसे कहेंगे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा है इंस्टैंटेनियस या फिर कह सकते हैं तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब है किसी भी क्षण पर, एट पॉइंट, कोई भी पॉइंट, जैसे मैं कहूँ 20 मिनट या 25 मिनट या 20 सेकंड 40 मिनट, उसके बाद अपक्रिया की दर क्या है, तो 20 सेकंड पर अपक्रिया की दर क्या है, तो वो किसी क्षण पे अपक्रिया की दर निकालना, वो क्या कहलाता है, तात्क्षणिक अपक्रिया का वेग। और तीसरा हमने पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था कोई भी जो निश्चित समय अंतराल है, कोई भी दो समय के गैप हैं, जैसे 10 मिनट में किसी अपक्रिया की दर ये है और उसके 20 मिनट बाद में अपक्रिया की दर ये हो गई, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो कह सकते हैं कि किसी समय 10 मिनट पर ये रेट ऑफ रिएक्शन थी, उसके बाद ये होगी, या फिर कह सकता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की 10 मिनट पर कंसंट्रेशन ये थी, 50 मिनट बाद कंसंट्रेशन ये हो गई। तो हम कैसे निकालेंगे वो हमने पढ़ा था। लास्ट है अपक्रिया के प्रकार। हमने अपक्रिया के प्रकार पढ़े थे। अपक्रिया क्या होती हैं, स्लो भी होती हैं, फास्ट भी होती हैं। स्लो अपक्रियाएं जो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं, काफ़ी घंटे, काफ़ी ईयर्स के बाद में संपन्न होती हैं, कई वर्षों में जाके संपन्न होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, स्लो रिएक्शन। और फास्ट क्या होती हैं, जो कुछ ही क्षणों में, कुछ सेकंडों में अपक्रिया संपन्न हो जाती है, कुछ मिनटों में, उसे क्या कहते हैं, तीव्र अपक्रिया या फास्ट अपक्रिया। चलिए इसी के आगे हम इन्हीं चैप्टर्स के आगे इन्हीं टॉपिक्स में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कुछ बुक के क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमें पीछे का चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए एनसीईआरटी की आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ये दिया गया है कि एक अभिक्रिया दी गई है, ठीक है, एक अभिक्रिया दी गई है जिसमें ये लिखा गया है कि एक अभिक्रिया में 2N2O5, ये कोई क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। N2O5 कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिसके क्या है, दो अणु हैं और दोनों वियोजित होकर क्या बना रहे हैं, 4NO2 प्लस क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं, ठीक है। ये कोई अपक्रिया का समीकरण दिया गया है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में स्क्वायर ब्रैकेट में इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दिया गया है, बीच में, पार्ट के बीच में, तो आप देख सकते हैं लेसन के बीच में क्वेश्चन दिया गया है ये कि ये कोई अपक्रिया है, ठीक है, और इस अपक्रिया में कह रहा है कि इस अपक्रिया में प्रारंभ में इसकी सांद्रता यानी N2O5 की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 3.6 m। क्या कह रहा है, प्रारंभ में इसकी सांद्रता क्या है, 3.6 m। और फिर कह रहा है कि 180 मिनट पश्चात, कितनी मिनट बाद, 180 मिनट पश्चात, 180 मिनट बाद इसकी जो सांद्रता है वो घटकर कितनी हो गई, 1.8 m, 1.8 मोल होगी, ठीक है। तो सांद्रता को हम मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं और मोल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3.6 m पहले कंसंट्रेशन सांद्रता थी और बाद में सांद्रता कितनी हो गई, 180 मिनट बाद जो सांद्रता है वो क्या हो गई, 1.8 हो गई। तो ध्यान दीजिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले की सांद्रता किसी समय पे और बाद की सांद्रता, तो यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि इसी समय पर या लास्ट में जो फाइनल इनिशियल के बाद में हमें जो फाइनल कंसंट्रेशन मिलेगी वो निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकाली जाएगी, वो इस प्रकार से निकाली जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन, हम क्या लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं हम -R2 अपॉन R1 और T2 माइनस T1 D, ठीक है। तो ये क्या होता है, किसी दो समय अंतराल या दो समय अंतराल के अलावा दो सांद्रताएं दी गई हो, प्रारंभिक और अंतिम, तो उनके बीच में हमें रेट रिएक्शन देखनी हो तो कैसे निकालेंगे वो देख लें, ठीक है। तो यहाँ से क्या चाहिए आपके पास, इस प्रकार से, अब रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के आगे जो कोफिशिएंट लगे होंगे वो भी लगा देंगे यहाँ गुणांक में, तो माइनस, साथ में कोफिशिएंट क्या लगा है इसमें, आप देख सकते हैं कोफिशिएंट क्या लगा है, 2। तो रेट रिएक्शन हम, ये तो किसके लिए ध्यान हो तो आपको, ये रिएक्टेंट के लिए, अगर हमें प्रोडक्ट के लिए लिखना हो तो इसी को लिख देंगे, डी क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 और नीचे क्या आ जाएगा, D T2 माइनस T1। इस प्रकार से हम क्या निकाल देते हैं, किसी समय पर
रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर रिएक्टेंट की टर्म में निकालेंगे तो ये यूज करेंगे, प्रोडक्ट की पद में ज्ञात करेंगे तो ये निकालेंगे। अब बताइए, देखो ये क्या है, 3.6 है, 3.6 है, ये क्या है, t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 यानी t1 हमारा समय है पहले का, जिसको हम प्रारंभिक समय मान रहे हैं। तो उस समय पे सांद्रता दे रखी है, कितनी है, अब क्रिया जब प्रारंभ हुई उस समय सांद्रता है 3.6 m। ठीक है, फिर कह रहा है कि 180 मिनट बाद सांद्रता क्या हो गई, 1.8 m हो गई। तो इसका मतलब 180 मिनट, तो 180 मिनट हमारे लिए किसका कार्य करेगा, T2 का। और ये क्या है, अंतिम सांद्रता यानी T, ये हमारी सांद्रता क्या हो गई, R2। ठीक है, हम ज्ञात कैसे करते हैं, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सांद्रता किसकी दी गई है, रिएक्टेंट की, इसलिए रिएक्टेंट की लिख लेंगे। अगर प्रोडक्ट दी होती तो हम प्रोडक्ट की यूज कर लेते। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, रेट, तो क्या आ जाएगी, रेट इक्वल टू माइनस सांद्रता क्या दी गई है 3.6, सॉरी अंतिम क्या दी गई है 1.8 माइनस 3.6, और नीचे समय क्या दिया गया, समय दिया गया आपको कितना है 180 मिनट, T2 समय तो, और T1 क्या आपके पास 0। ठीक है, और साथ में ये जो समय दिया गया है वो किस में दिया गया है, ध्यान दीजिए, मिनट में दिया गया है। किस में दिया गया है, मिनट में। जबकि हम जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। आपको ध्यान हो कि रेट की अवक्रिया की जो दर है उसकी इकाई हमने लिखी थी, क्या लिखी थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हम किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या है, मिनट। तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 60 से गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू क्या आ गई, माइनस, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1.8, नीचे क्या है 180 में से 0 माइनस करेंगे 180 आएगा, गुणा में क्या आ जाएगा 60, कैंसिल आउट जो होंगे उनको कैंसिल आउट करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको ये लिख सकता हूँ माइनस ऊपर 18 और नीचे क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, एक जीरो और बढ़ा देंगे, तो 60 के साथ एक जीरो और लगा देंगे, या फिर 10 लिख के एक जीरो लगा देंगे। अब देखो यहाँ से जो कैंसिल आउट करें उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 18 से ये कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आएगा 0 और 100। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसको गुणा करेंगे हम। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 1.6 के साथ कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 जीरो आ गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो भी संख्याएं हमने लिखी है वो ठीक है, लेकिन साथ में हमें एक बात और ध्यान देनी है। हमने कहा था कि रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं या प्रोडक्ट जो भी होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा क्या लगाते हैं, उसके आगे कोफिशिएंट। तो बताइए इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1/2, इसके आगे भी क्या आ जाएगा 1/2, क्या आएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा फिर 1/2 माइनस 1/2 आ गया। ठीक है, और यहाँ भी क्या आ जाएगा फिर 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, सब जगह क्या आ जाएगा 1/2, और 1/2 से क्या कर लेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे या मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1200 m सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया कोई अलग से, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मोलर में चेंज कर दिया, तो मतलब 1000 से क्या कर दिया, इसको मैंने वो कर दिया गुणा। चलिए हम आगे बात करते हैं, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से सीधा इसको पॉइंट को अगर नहीं कर रहे हो तो सीधा 1200 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करके देख सकते हो 1200 इसका यहाँ पे आ जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात क्या करना है, आपको 2 चीजें पूछी है। एक तो उसने पूछी है क्वेश्चन में कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमारे पास आ गई। एक तो हमें क्या पूछी है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में पूछी गई थी, और इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है फॉर्मेशन की रेट बताइए, फॉर्मेशन ऑफ NO2 and O2, rate of formation
NO2 और O2, इन दोनों के फॉर्मेशन की रेट भी आपको बतानी है। किस किस की? इसकी और इसकी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको वही करना है, सबसे पहले आपकी रेट क्या ही है उसको रख देंगे बराबर में। रेट क्या है आपके पास, बताइए रेट क्या ही है? रेट को रखा तो हमारे पास ये रेट आ गई, ये रेट ही तो थी, इस रेट को बराबर में रख लेंगे। तो हम इसके लिए समीकरण क्या बना सकते हैं? हम इसके लिए बना सकते हैं कि रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, और यहाँ क्या आ जाएगा, dNO2/dt। इसका मतलब क्या है? इसके फॉर्मेशन होने की दर या इसके बनने की दर, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो निकल के आई, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? तो वो रख देंगे, हमारे पास ये रही इसकी वैल्यू, बराबर में रख दिया हमने 1 4 1 12 और 0 0। तो यहाँ से 4 को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 ये यहाँ है, इसको इधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, dNO2। NO2 की जगह हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन NO2, ठीक है, और dt बराबर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे 0 0, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/300 m सेकेंड इनवर्स मोल सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार ऑटो की निकालनी है, तो ऑटो के लिए तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसके लिए बराबर आ जाएगी। तो ऑटो के लिए भी हम यही यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हमने। तो ऑटो के लिए निकालना है, तो बताइए ऑटो के लिए कैसे निकालेंगे? ऑटो के लिए फिर से वही बात करनी है आपको। तो क्या लिखेंगे आप, रेट, ठीक है, रेट के बाद क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो कोफिशिएंट कोई 1 है तो लगाना जरूरी नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन O2, और क्या लिखेंगे, dt। अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास पहले से है ऑलरेडी, कितनी है, 1/1200 m सेकेंड इनवर्स है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इधर क्या बच गया dO2, और यहाँ क्या है dt। अब यहाँ कुछ गुणा में होता तो उधर क्या चला जाता, क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाता। अभी कुछ है नहीं तो वो यही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि एक अभिक्रिया के लिए, एक कोई केमिकल रिएक्शन है उसके लिए आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है कि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण, अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण, अभिक्रिया के लिए अवकल समीकरण, किसी रिएक्शन के लिए आपको क्या दिया गया है, अवकल वेग समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है, R समानुपाती, ठीक है, A की पावर 3/2 P की पावर 1/2। और आपको एक क्वेश्चन तो ये दिया गया, सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया गया है, उस अभिक्रिया के लिए भी अवकल वेग समीकरण दिया गया है। अवकल वेग समीकरण क्या दिया गया आपको, R समानुपाती A की पावर 3/2 और B की पावर दी गई है आपको -1/2। क्या दी गई है, -1/2। और पूछा है कि अभिक्रिया की 1/2 या चलो 7/2 कर लेते हैं, ठीक है। तो पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फाइंड आउट करना है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अभिक्रिया का जो रेट लो है, दर नियम है, उसके अंतर्गत एक्टिव का मतलब सक्रिय मास, ठीक है, एक्टिव मास का मतलब है सक्रिय द्रव्यमान, रिएक्टेंट का जो सक्रिय द्रव्यमान की जो टर्म होती है उनकी पावर का क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो वही क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो पहले वाले में क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, 3/2 प्लस 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नीचे वाले क्वेश्चन में सेकंड में भी आपको सेम यही करना है। अब क्रिया का क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3/2 - 7/2, ठीक है। तो यहाँ इसका आएगा 3.5 और ये आएगा 1.5, यानी इसका आ जाएगा लगभग 2, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये प्लस में नहीं आएगा, यहाँ माइनस में आएगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आएगा, क्योंकि हम आगे पहले पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लास में कि अभिक्रिया की जो कोटि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है,
वो नेगेटिव हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। पढ़ा था कि अवक्रिया की कोटि वो शून्य हो सकती है, प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। हमने ये भी पढ़ा था कि अवक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, डेसिमल पॉइंटों में हो सकती है, फ्रैक्शन 5/2 भिन्न में हो सकती है, और एक और पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था कि अवक्रिया की कोटि पूर्ण अंक में भी हो सकती है, जैसे 5, 2, 3, 1। जनरली निकलवा लेते हैं कि इतनी कोटि बताइए, बाकी 3 से ज़्यादा अवक्रिया की कोटि नहीं होती। और क्यों नहीं होती ये आगे हम रेट ऑफ रिएक्शन में इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कुछ सिद्धांत हैं वो ये इस बात को शो करते हैं, कोलिजन फैक्टर है या फिर आगे बढ़ेंगे संक्रमण अवस्था सिद्धांत है, उस आधार पे। ठीक है, चलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन को हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया आपको, कह रहा है कि एक अवक्रिया है, एक रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है या फिर रिएक्शन दे रखी है आपको। वो क्या कह रहा है कि एक अवक्रिया है जिसमें अक्स वाई में परिवर्तित हो रहा है, यानी अक्स है वो कन्वर्ट हो रहा है वाई में। आपको कह रहा है कि एक रिएक्शन है जिसके दौरान इन ए केमिकल रिएक्शन अक्स कन्वर्ट इन वाई, अक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई में कन्वर्ट हो रहा है। फिर कह रहा है यह एक अवक्रिया जो है, यानी ये जो अवक्रिया है वो एक द्वितीय कोटि अवक्रिया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अक्स का वाई में बदलना, यानी अक्स का वाई में कन्वर्ट होना एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सबसे पहले तो देखो हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दे दिया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, रेट लो, दर नियम लगाएंगे। तो दर नियम क्या कहता है, रेट लो क्या कहता है, रेट लो ये कहता है कि किसी भी अवक्रिया में अवक्रिया की जो दर है, अवक्रिया की जो दर है वो क्या होगी, उस अवक्रिया में जो रिएक्टेंट मोल है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसके एक्टिव मास के पावर के क्या होती हैं, एक्टिव मास, रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्टिव मास के, ठीक है, एक्टिव मास के क्या होती है, प्रोडक्ट के समानुपाती होती है। यानी किसी भी अवक्रिया में अवक्रिया की जो दर है वो अभिकारक अणु यानी अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पे अभिकारक रिएक्टेंट एक ही है, और क्या कह रहे हैं इसके संदर्भ में, ये कह रहे हैं कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, सेकंड ऑर्डर, इसलिए मैंने क्या लगा दिया 2। ये कहता फर्स्ट ऑर्डर है तो यार 1 ही रहते, थर्ड ऑर्डर बताता तो हम थर्ड लगा देते। ठीक है, तो देखिए अब फिर क्या कह रहा है ये कि इस अवक्रिया में अक्स की सांद्रता को 3 गुना करने पर, ये कह रहा है कि यदि थोड़ी देर बाद ये जो अक्स का मतलब है जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, यानी पहले जो सांद्रता थी ना उस सांद्रता की कितना गुना, 3 गुना कर दिया। कितने गुना कर दिया, 3 मल्टीपल कर दिया। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, ठीक है, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आएगी, या फिर इसके लिए रेट निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू ये जो समानुपाती है, ये जो क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है, समानुपाती जो चिन्ह है इसको हटाते हैं तो एक कोफिशिएंट लेते हैं, क्या लेते हैं के, ठीक है, वेग नियतांक लेते हैं ना, रेट कांस्टेंट के ले लिया। फिर अक्स की पावर कितनी है हमारे पास 2, तो ये क्या गया एक फर्स्ट समीकरण। कब, उस समय आया जब अभिकारक अणु की सांद्रता प्रारंभिक में जो भी हमें कोई बताई नहीं गई तो हम उसको जो प्रारंभ में थी वही मान ली। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कुछ समय बाद इसकी कंसंट्रेशन यानी जो अक्स है उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, यानी 3x कर दिया। क्या कर दिया, उसकी कंसंट्रेशन को 3x कर दिया, यानी x की जगह 3x हो गई। तो बताइए, तो अब इस समीकरण में वापस रखें तो देखिए समीकरण तो वही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रहेगा, रेट इक्वल टू के। अब बताइए x की जगह क्या पुट कर देंगे 3x और उसकी पावर क्या है 2, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा रेट इक्वल टू, अब मान सकता हूँ मैं कि ये क्या है प्रारंभिक रेट 1 मान लेता हूँ और ये क्या है रेट 2 मान लेता हूँ, या फिर ये इनिशियल I मान लेता हूँ, ये क्या मान लेता हूँ मैं फाइनल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपको रेट फाइनल F बराबर रेट फाइनल F इक्वल टू क्या आ जाएगा K, और इसकी पावर 2 है तो इसका स्क्वायर होगा वर्ग, तो क्या आ जाएगा 9 को मैं आगे ले आता हूँ और यहाँ क्या छोड़ देता हूँ मैं अंदर की तरफ x और स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पहले की सांद्रता और इस सांद्रता में समीकरण 1 और 2 की तुलना से देखिए, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे देखो k और x की पावर 2, kx की पावर 2 लिखा है, ये वैल्यू किसकी है, फर्स्ट रिएक्शन की है कि नहीं है, तो ये तो वैल्यू है kx स्क्वायर, इसकी जगह रेट फर्स्ट लिख सकता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन या फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 मल्टीपल रेट इनिशियल।
अब बताइए इनिशियल किसको माना था, प्रारंभिक, और उससे कितने गुना, 9 गुना, यानी प्रारंभिक की दर से कितने गुना हो जाएगी, सांद्रता 9 मल्टीपल बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी, ठीक है, 9 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आया? फिर से देख लो एक बार। सबसे पहले ये कह रहा है कि एक अभिक्रिया है जिसके दौरान रिएक्टेंट अक्स है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाई में, और ये जो रिएक्शन है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड ऑर्डर है इसका मतलब जब रेट लो लगाएंगे तो रेट लो इक्वल टू क्या आ जाएगा, अक्स की कंसंट्रेशन, यानी अक्स का रिएक्टिव मास, एक्टिव सक्रिय द्रव्यमान एक्स का, और उसकी पावर क्या लगा देंगे, सेकंड ऑर्डर है तो द्वितीय कोटि तो 2 लगा देंगे। फिर इस समानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए रेट कांस्टेंट के लिया जाता है, वो के लेंगे। फिर रेट फर्स्ट क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया। फिर कह रहा है कि सांद्रता अक्स को 3 गुना बढ़ाने पर, तो 3 गुना मतलब 3 मल्टीपल इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन को, हमने भी कर दिया, और उसको रख के अक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 3x स्क्वायर किया तो यहाँ 9 आ गया। अब ये जो वैल्यू किसकी है, प्रारंभिक रिएक्शन की तो है, तो रिएक्शन की जगह ये पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या गया, फर्स्ट रिएक्शन का 9 मल्टीपल, 9 गुना हो जाएगा, 9 मल्टीपल से हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन दिया गया है कि एक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ए के संदर्भ में अभिक्रिया द्वितीय कोटि, एक कोई अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें एक रिएक्टेंट है ए, उसके संदर्भ में अभिक्रिया क्या है, द्वितीय कोटि, यानी ये रिएक्टेंट ए है, इसके संदर्भ में कितने कोटि की है, द्वितीय कोटि, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। फिर कह रहा है दूसरा अभिकारक रिएक्टेंट बी है जिसके रेस्पेक्ट में जो अभिक्रिया है, रिएक्टेंट बी दिया दूसरा, ठीक है, और उसके संदर्भ में रिएक्टेंट बी के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इसके संदर्भ में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और क्या कर रहे हैं, ये दोनों रिएक्ट होकर कोई प्रोडक्ट पी बना रहे हैं या सी बना रहे हैं, कुछ भी बना, ठीक है। अब क्या कह रहा है सुनिए, सबसे पहले इस अभिक्रिया के लिए आपको क्या लगाना है, रेट लो। तो रेट समीकरण क्या कहता है कि रेट होगी, अभिक्रिया की जो दर होगी वो समानुपाती होगी किसके, सक्रिय द्रव्यमान के, अभिकारक अणुओं के सक्रिय द्रव्यमान। सबसे पहले अभिकारक अणु कौन कौन से हैं, एक तो ए है और इसमें एक क्या है, बी। पहले वाले अभिक्रिया में सिर्फ क्या था, एक ही था ए, यहाँ पे अभिकारक अणु क्या है, 2। तो दर नियम के अनुसार हम सबसे पहले दर नियम लगाएंगे, समानुपाती जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनका सक्रिय द्रव्यमान। फिर क्या करेंगे, इसके संदर्भ में कह रहा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी पावर 2 लगा देंगे, और इसके संदर्भ में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसलिए इसकी पावर क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट लाना है, समानुपाती चिन्ह को हटाना, तो क्या लिखेंगे हम, रेट इनिशियल कह सकते हैं या प्रारंभिक कह सकते हैं, ठीक है, आई लगा देता हूं मैं, ठीक है। रेट इनिशियल, समानुपाती हटाने के लिए के, रेट कांस्टेंट लिया, यहाँ पे क्या आ गया, ए की पावर क्या है 2 और बी की पावर क्या है 1। अब सुनिए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया के लिए कौन सा अवकल वेग समीकरण बताना है, तो अवकल वेग समीकरण तो ये हमारे पास आई है, यही तो होता है अवकल वेग समीकरण, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की क्या लिखी जाती है, कोटि को, अभिक्रिया के सक्रिय द्रव्यमान को उसके साथ लिख दिया जाता है पावर को लगा के। दूसरा कह रहा है यदि अभिकारक ए की सांद्रता को 3 गुना, क्या कह रहा है, ये जो रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट ए है, इसकी कंसंट्रेशन को, ए की सांद्रता को क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, यानी 3a कर दी, ठीक है। फिर कह रहा है ए की सांद्रता को 3 गुना तथा बी की सांद्रता को कितने गुना, अच्छा बी की सांद्रता को कह रहा है वही सेम ही रहने दिया जाए, बी की सांद्रता को सेम रहने दिया जाए, यानी बी की सांद्रता, बी की कंसंट्रेशन में कह रहा है कोई चेंजमेंट नहीं करना, बी को बी रखना है। तो बताइए अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन पे, अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वही क्वेश्चन हो गया ना सेम, एक टेंट वहां पे 1 था, यहाँ पे 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, और जिसकी सांद्रता में परिवर्तन करना, जिसकी कंसंट्रेशन में चेंजमेंट करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो हम कर लेंगे। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं हम वैल्यू, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, उसमें वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले हमने रेट, ठीक है, रेट फाइनल इक्वल टू, हम फाइनल के लिए भी सेम वही समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, के ए की पावर क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 और बी के संदर्भ में क्या आएगा 1। अब देखो ए की जगह क्या रखना है, ये रखना है, क्यों, क्योंकि सांद्रता को क्या है 3 गुना, और बी को बी रखना है, ये कह रहा है बी की कंसंट्रेशन सेम रहेगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट फाइनल, रेट फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए की कंसंट्रेशन कितनी 3a रखनी है, इस बार 3 गुना कर दी, और बी का 1 पावर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेट, रेट यहाँ फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास अंदर क्या बचा, a की पावर 2 और यहाँ गया b की पावर 1। अब ध्यान से देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में बात थी सेम वही, क्या यहाँ से के ए इसकी पावर जो ये वैल्यू लिखी है ये प्रारंभिक रिएक्शन की है
है ना। समीकरण देखो ये वाला एक, तो समीकरण एक की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट फाइनल इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 और रेट इनिशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभिक्रिया की जो दर है एक अभिकारक अणु की कंसंट्रेशन 3 मल्टीपल करने पर 3 गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कितने गुना बढ़ेगी, 9 गुना बढ़ जाएगी, 9 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और 12th बेस भी काफी पूछे जाते हैं कि अभिक्रिया की दर को, जैसे मान लो ये तो 9 गुने की बात है, यदि मैं कहता इसको एक की सांद्रता को आधा कर दिया जाए, चलो इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, यदि ए की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए और बी की सांद्रता को 2 गुना कर दिया जाए, तो अभिक्रिया की सांद्रता पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर से इसी क्वेश्चन को करते हैं, चलिए मैं यहाँ से मिटा के दोबारा बताता हूँ आपको। देखिए जो क्वेश्चन दिया उसी को हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, मान लो आपको क्वेश्चन में ये दिया होता कि यदि ए की कंसंट्रेशन को, यदि ए की कंसंट्रेशन को, ए की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, और बी की सांद्रता को, बी की कंसंट्रेशन को कितने गुना, 2 गुना कर दिया जाए, तो बताइए अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन पे, अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए भी फिर से वही कार्य करना आपको, फिर से वही समीकरण लिखना है। क्या लिखना है आपको, लिखना है रेट ऑफ फाइनल, प्रारंभिक तो वही बातें हैं सारी जो मैंने कही। इसी क्वेश्चन में कह दिया कि ए के संदर्भ में सेकंड ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। फिर आगे हमने क्या बना लिया, अवकल वेग समीकरण बनाया, अवकल रेट समीकरण से अवकल वेग समीकरण बनाया, और उसके बाद हमने क्या किया, ए की सांद्रता को आधा और बी को 2 गुना करना है, तो रेट फाइनल बराबर क्या आ जाएगा, वही समीकरण लिखेंगे आप कि ए की पावर 2 और बी की पावर क्या है 1। अब क्या कह रहे हैं, ए की सांद्रता को कंसंट्रेशन कितनी करनी है, आधी, तो ए की जगह क्या यूज कर लेंगे हम, a/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे k इक्वल, इस बार ए की जगह लिख देंगे a/2 और इसकी पावर क्या है 2, और बी की सांद्रता को कितना 2 गुना करना है, तो 2 मल्टीपल लिख दिया वहां पे। ठीक है, अब बताइए यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, रेट, ठीक है, रेट फाइनल इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ गई कि इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, बता सकते हैं आप। इसका स्क्वायर यदि आप करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा यहाँ से ए की पावर, यानी ए की स्क्वायर को तो पावर में रहने देते हैं, ठीक है, और यहाँ 1/2, देखो ध्यान से देखिए, ये जो a/2 लिखा ना, इसका मतलब क्या है कि 1/2 गुणा ए, इसका मतलब ये, तो 1/2 का स्क्वायर करना अलग से, ए का स्क्वायर अलग कर लो, तो ए का स्क्वायर तो हमने अंदर ही छोड़ दिया, ठीक है, और ए का 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा ना, तो 1/4 को कहाँ लिख लेंगे, इसके आगे लगा देंगे, 1/4 को यहाँ लिख लेता हूँ मैं बाहर, ठीक है, और के को थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं, ये के आ गया, ठीक है। साथ में हमें क्या करना है, बी के आगे भी 2 है ना, तो उस 2 को भी हम क्या लिख देते हैं बाहर, एक साथ संख्याओं में एक साथ ही लिख लेते हैं, 2 को भी मैंने बाहर लिख दिया, और आगे हमें क्या लिखना है, ए का स्क्वायर, ठीक है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ। सबसे पहले इसमें से 1/4 आगे आएगा, और लास्ट 2b में से 2 बाहर आ गया, और मल्टीपल में क्या बच गया k, और फिर क्या बच गया a की पावर 2 और b की पावर 1, ये तो बचेगा। चलिए अब बताइए यहाँ से क्या करेंगे, इनको कैंसिल हो रहे तो कैंसिल कर लेंगे, ये किया कैंसिल, देखो तो क्या आ गया 1/2, और यहाँ क्या है k, a की पावर 2 और b की पावर क्या 1। अब बताइए ध्यान से देखिए, क्या ये पहले समीकरण वाली वैल्यू फिर से आ गई ना, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं हम, रेट फाइनल इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुना, या लिख सकते हैं रेट इनिशियल या प्रारंभिक दर, ठीक है, शुरुआत की दर। तो बताइए प्रारंभिक से कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ध्यान दीजिए पहले से आधी हो रही है, इस बार डिवाइड में है ना 1/2, इसका मतलब पहले से दर आधी हो रही है, पहले मल्टीपल हो रही थी, गुणा में बढ़ रही थी, लेकिन अब क्या हो रही है, घट रही है, आधी हो जाएगी पहले से दर, अगर ऐसा चेंजमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल काफी आसान आते हैं, किसी भी प्रकार से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, काफी आसान और इजी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं उनको, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो पढ़ते समय, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात कर रहे हैं कि किसी भी अभिक्रिया के लिए हमने बात कर ली थी वहां, उससे आगे नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट था वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हम किस प्रकार से उसके समीकरण ज्ञात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच गया था कि अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिक्रिया की दर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक।
तो पहला जो फैक्टर इफेक्टिंग कारक है वो है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, अभिकारक अणु की सांद्रता, अभिकारक अणुओं की सांद्रता। यानी पहला कौन सा कारक है, अभिकारक अणु की, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम, यानी हमारा जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इसके अनुसार किसी भी अभिक्रिया की दर है, किसी भी अभिक्रिया की दर है वो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। या फिर हमने रेट लॉ में पढ़ा था कि अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन है वो उस अभिक्रिया में भागने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होती है। तो सीधी सी बात है, हमने ऐसा नियम पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन समानुपाती होती है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक्टिव मास के। अब बताइए ये कंसंट्रेशन, ये सांद्रता यदि बढ़ेगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ रही ना। अब ये भी एक क्वेश्चन किया था उसमें बढ़ गई थी ना 9 गुना। ठीक है, तो मतलब सांद्रता पे डिपेंड कर रही है। अभिकारक अणु की कंसंट्रेशन बढ़ने से अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ेगी और घटने से घटेगी। केवल इसमें एक अपवाद है, उसको आपको याद रखना है, पूछा जाता है काफी बार। अपवाद क्या है कि शून्य कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो कभी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अभिकारक अणु की सांद्रता पे निर्भर नहीं करती, क्योंकि उसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, किसके मध्य, सांद्रता तथा अभिक्रिया की दर, रेट के मध्य। ठीक है, अभिक्रिया की दर और सांद्रता के मध्य ये वाला ग्राफ होता है। तो बताइए समय के साथ कोई चेंजमेंट आ रहा है क्या? प्रारंभ में जो सांद्रता है वही लगातार चल रही है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन आप बढ़ाएं या घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन देखो, अभिक्रिया की दर वही चल रही है, और यहाँ देखो अभिक्रिया की दर वही चल रही है, सांद्रता जरूर बढ़ रही है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया समझ सकते हैं। देखो मान लो यहाँ पे सांद्रता क्या है 0.1 मोल, यहाँ पे क्या है 0.2 m, यहाँ पे क्या है 0.3 m, यहाँ पे क्या है 0.4 m। तो ग्राफ को देखने से पता चल जाएगा आपको। मान लेते हैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है 10 मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, चलो जो भी वैल्यू मान लेते हैं 10, 20 या मान ली 30। ठीक है, अब देखिए लगातार 30 पे ये रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा ना ऊपर की तरफ। ये जो वैल्यू अगर ऊपर बढ़ती तब तो कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रही है। तो अभिक्रिया की दर समय के साथ देखो सांद्रता बढ़ रही है, पहले 0.1 m है, फिर 0.3 m हो गई। कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, परंतु सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया के रेट में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। किसमें? शून्य कोटि अभिक्रिया में। तो ध्यान रखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी क्या नहीं करती, शून्य कोटि अभिक्रिया कभी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती। बाकी अभिक्रियाओं में कंसंट्रेशन बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, घटने से घट भी जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इफेक्टिव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा जो फैक्टर है, वो जो कारक है उसके बाद में हम बात करते हैं। दूसरा कारक है वो अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेकंड जो कारक है वो क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया, अभिकारक अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा जो कारक है वो क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे, जैसे हम देखते हैं ना घर में भी जनरली बड़ी लकड़ी होती है, उसको जलाते हैं तो वो जल्दी से नहीं जलती है, जबकि उसके छोटे छोटे पार्ट है हम देखते हैं जनरली। ये तो हमारे घर में यूज होता है, उपयोग करते हैं। घर वाले बोलते हैं ना वो लकड़ी छोटी छोटी तोड़ के लाओ चूल्हे के लिए। ठीक है, तो या छोटे छोटे गुटकों में शादी ब्याह में देखते हैं कि भट्टी जलाने के लिए पहले काम में लेते हैं, अब तो नहीं लेते, काम में लेते हैं वो लकड़ी के छोटे छोटे गुटके बोलते हैं जिनको। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े पार्ट। तो क्या होता है कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे मान लो ये है, सपोज करो ये मार्कर है, अब इसका सरफेस एरिया यही है जो हमें दिख रहा है वो ये है, लेकिन यदि मैं इसको बीच से तोड़ दूं, मान लो मैंने इसे तोड़ दिया, तो अब देखो सरफेस एरिया ये भी बढ़ गया, ये सरफेस बढ़ गया ना, और यहाँ पे ये वाला सरफेस बढ़ गया। तो दो पार्ट होंगे तो दोनों साइड से सरफेस बढ़ गए ना, तो इसलिए सरफेस एरिया बढ़ने से भी क्या होता है, अभिक्रिया की दर या वेग है वो अधिक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया आपको ऐसे समझ सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये दूसरा कारक है। चलिए तीसरे कारक की बात करते हैं, भौतिक अवस्था। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की फिजिकल स्टेट है वो भी डिपेंड करती है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक अणु में उपस्थित बंध टूटते हैं। हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है। तो बंध टूटते हैं तो उत्पाद में उपस्थित बंधों का निर्माण होता है। तो किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारक अणु की अवस्था पर भी निर्भर करती है, यानी बंध का बनना। और आपको बताना जब भी फॉर्मेशन होता है तो हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो उस समय कौन सी होगी,
एंडोथर्मिक होगी। ठीक है, चलिए एंडोथर्मिक मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है और बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो रिएक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक, और बॉन्ड ब्रेक जिस टाइम होगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकन टाइम जो रिएक्शन है वो कैसे होगी, एंडोथर्मिक। उस समय अभिक्रिया में ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। ठीक, चलिए तो ध्यान दीजिए कि अभिकारक अणुओं की भौतिक अवस्था उस पर भी निर्भर करती है, इसलिए सबसे ज्यादा हम बात करें तो गैसीय जो अभिकारक अणु हैं उनकी दर सबसे ज्यादा, द्रव्य की उससे कम और ठोस की सबसे कम। अब आप समझ सकते हैं क्यों होगी गैस की ज्यादा, गैस की ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि गैसीय मॉलिक्यूल में बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, इजी वे में। ठीक है, तो इसलिए बनाना काफी कठिन भी होता है, टूटना तो आसान है लेकिन बनाना बॉन्ड काफी कठिन होता है, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैस में क्या होते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो दूर से बॉन्ड को पास लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा एनर्जी वहां प्राप्त नहीं होती है। तो ये इसकी अवस्था पर भी निर्भर करती है। अब कारक अणु की दर गैस में ज्यादा, द्रव्य में कम और ठोस में सबसे कम। नेक्स्ट चौथा जो कारक है वो क्या है, अभिकारक अणुओं की रासायनिक प्रकृति। अभिकारक अणुओं की रासायनिक प्रकृति, अब किसी भी अभिक्रिया में टूटने वाले बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, बंधों की संख्या जितनी अधिक होती है उस अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होती है। यानी किसी भी अभिक्रिया में जितने बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा टूटेंगे अभिक्रिया की दर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। जैसे हम यहाँ कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज किया NO प्लस क्या है, हाफ O2, इसके जुड़ने से, इसके फॉर्मेशन से हमें क्या मिला, NO2 मिला। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है इसका बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, इस अभिक्रिया का जो बंध क्रम है वो क्या है, 2.5। बंध बॉन्ड ऑर्डर हम निकालेंगे आगे, MOT थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंदर 11th में पढ़ा भी होगा आपने। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक और अभिक्रिया लिखी मैंने CO प्लस और यहाँ हाफ O2, ठीक है, ऑक्सीजन को जोड़ा, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, फिर से हमें मिला CO2, क्या मिला, CO2, लेकिन इस अभिक्रिया का बंध क्रम कितना है, 3 है। ठीक है, बंध क्रम 3 है। तो आपसे पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर देकर कि इसमें कौन सी अभिक्रिया की जो दर है वो ज्यादा होगी और कौन सी की कम, तो ध्यान रखना जितनी ज्यादा अभिक्रिया की दर, यानी बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, बंध क्रम जितना अधिक होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। तो इसके अंदर इस अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी और इसकी क्या होगी, इससे कम होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट कारक की बात करते हैं। अगला जो फैक्टर है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उसमें से नेक्स्ट जो कारक है वो क्या है, नेक्स्ट कारक आपका टेम्परेचर, ताप। अगला क्या है, ताप। ठीक है, टेम्परेचर, ठीक, ताप की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जनरली सी बात है। जनरल सामान्य हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे अभिकारक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी क्या बढ़ती है, उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, अभिकारक अणु तेजी से गति करेंगे, और तेजी से गति करेंगे तो उनमें टक्कर ज्यादा होगी, यानी कोलिजन ज्यादा होंगी, और कोलिजन ज्यादा होंगी तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी अभिक्रिया के टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उस अभिक्रिया की जो दर है या जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, यानी सपोज कीजिए कि किसी भी अभिक्रिया, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन है, उसके टेम्परेचर को मान लो पहले T टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को बढ़ा के हमने क्या कर दिया, T + 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उस अभिक्रिया की जो दर है वो पहले जो रेट थी वो कितने से 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। पहले की जो रेट है और जो बाद की रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें काफी अंतर आ जाएगा, वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, और इसी को ये जो T बराबर प्रारंभिक समय है जो T, और उसके बाद T + 10 डिग्री सेल्सियस पे अभिक्रिया का जो ये जो नियतांक आता है ना, हम कह सकते हैं एक प्रकार से आता है जो T + 10 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक तथा T डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक, दोनों का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं ताप गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप गुणांक। इसके लिए सामान्य से हम ये भी यूज कर सकते हैं कि ताप गुणांक बराबर, ठीक है, ताप कांस्टेंट बराबर क्या होता है, K, और यहाँ लिख सकते हैं T + 10 डिग्री सेल्सियस, और नीचे क्या आ जाएगा, K = T डिग्री सेल्सियस। यानी किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया का टेम्परेचर T + 10 डिग्री सेल्सियस तथा T डिग्री सेल्सियस
पर जो इनका अनुपात होगा वो ये अनुपात क्या होता है, ताप गुणांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रभाव, ठीक है, उत्प्रेरक। नेक्स्ट बात करते हैं कैटलिस्ट उत्प्रेरक की। ठीक है, उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। चलिए उत्प्रेरक की बात करते हैं। कुछ अभिक्रियाएं हम देखते हैं जनरली, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जिनमें उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने वाले को उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं। ठीक है, और घटाने वाले को उत्प्रेरक विष, यानी वो पॉइजन का काम कर रहा है। जैसे जनरली हमें लोहे की खिड़कियां हैं, उन पे जंग लग रहा है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर ऑयल पेंट ग्रीस वगैरह लगा देते हैं ना। तो वो ऑयल पेंट ग्रीस लगाने से क्या होता है, ये थोड़ी कि जंग कभी नहीं लगेगा, जंग लगेगा, लेकिन वो जो अभिक्रिया जो फास्ट हो रही थी पहले वो अब स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो अभिक्रिया के लिए वो किसका काम कर रहा है, विष का कार्य, जहर का काम कर रहा है। अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन है उसको स्लो कर रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी कर सकते हैं। ठीक है, घटा यानी ऋणात्मक उत्प्रेरक हैं वो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, जबकि जो धनात्मक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट कारक है विकिरण का प्रभाव। ठीक है, विकिरण का मतलब है लाइट का प्रभाव, रेडिएशन का प्रभाव, विकिरण का प्रभाव। चलिए विकिरण के प्रभाव के बारे में, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, उन्हें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में ये अभिक्रियाएं मंद गति से और अनुपस्थिति में मंद गति से होंगी, और प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे हमने फ्री रेडिकल मुक्त मूलक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मुक्त मूलक, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन जो होती हैं वो क्या होंगी, सनलाइट की प्रेजेंस में तीव्र गति से संपन्न होती है। और यदि सनलाइट, एचन्यू का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, ठीक है, यदि सनलाइट नहीं होगी तो वो क्या होंगी, काफी स्लो गति से संपन्न होगी। ठीक है, धीमी गति से संपन्न होगी इसकी अनुपस्थिति में। चलिए ये थे आपके फैक्टर इफेक्टिंग कारक जो क्या करते थे, रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर इफेक्टेड करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस चैप्टर में, अगला जो टॉपिक है हमारा, किसी भी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले तो हमें जीरो ऑर्डर के लिए बात करते हैं, उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी बात करेंगे। चलिए हम बात करें किसकी, चलिए हम बात करते हैं आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक सूत्र, वेग नियतांक सूत्र, या फिर कह सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फॉर्मूला। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा तो यही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है। ध्यान दीजिए, हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया की जो रेट है, अभिक्रिया की जो रेट है वो उस अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, किसी अभिक्रिया की जो रेट है वो उस अभिक्रिया में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके एक्टिव मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। तो उसी बात के दौरान हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी बोल सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रियाएं, ऐसी शून्य कोटि अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक अणु की शून्य घात के, अभिकारक अणु के सक्रिय द्रव्यमान की शून्य घात के समानुपाती होती है। हम क्या कहेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक अणु रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के सक्रिय द्रव्यमान की शून्य घात के समानुपाती होते हैं, शून्य घात के समानुपाती होती है,
यानी एक्टिव मास, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक्टिव मास की 0 पावर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है रेट, वही क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। फिर से ध्यान से समझना कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के एक्टिव मास की शून्य घात के समानुपाती, यानी अभिक्रिया के सक्रिय द्रव्यमान, अभिक्रिया में अभिकारक अणु के सक्रिय द्रव्यमान की शून्य घात के समानुपाती होती है, तो उन्हें कहते हैं जीरो ऑर्डर। आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसके लिए भी यही मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि उसमें रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक अणु ए का सक्रिय द्रव्यमान उसकी पावर 1 के समानुपाती होगी, तो उसे कहेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसे क्या कहेंगे फर्स्ट, और यदि 2 के बराबर है तो क्या कहेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी अभिक्रिया की जो दर है, किसी भी अभिक्रिया की दर उस अभिक्रिया में अभिकारक अणु के सक्रिय द्रव्यमान की शून्य घात के समानुपाती हो, तो उसे क्या कहेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यदि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक अणु के सक्रिय द्रव्यमान की प्रथम घात के समानुपाती होती है, तो उसे क्या कहेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए हम इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक वेग नियतांक समीकरण बनाएंगे और फिर उसकी हाफ लाइफ ज्ञात करेंगे, अर्धायुकाल ज्ञात करेंगे। चलिए मैं मानता हूं कि कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें अभिकारक अणु रिएक्टेंट जो है वो रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी प्रोडक्ट में। हम मानते हैं कोई अभिकारक अणु रिएक्टेंट आ रहा है जो किस में चेंज हो रहा है, अभिकारक अणु पी में, ठीक है, उत्पाद अणु पी में, प्रोडक्ट पी में, ये क्या है आपका उत्पाद और ये क्या है अभिकारक, ठीक है। माना हमने कि कोई केमिकल रिएक्शन है, ये हमने किया, अज्यूम किया, सपोज किया है, हमने माना कि कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक अणु क्या है हमारा आर है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहां से हम मानते हैं कि दो स्थिति लेते हैं, एक बार t बराबर 0 समय यानी जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई, दूसरा लेता हूं कि t बराबर t समय, कोई भी t समय ले लिया हमने। ठीक है, तो अभिक्रिया जो है वो t बराबर 0 समय पे, आप बताइए कंसंट्रेशन, यहां लिखता हूं मैं अभिकारक अणु की सांद्रता, पहले किसके लिए लिख रहा हूं, अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, और यहां लिख रहा हूं मैं उत्पाद की सांद्रता, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, t बराबर 0 समय, इसका मतलब क्या हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, ठीक है, इनिशियल टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो क्या उस समय प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हमने पहले बात की थी हमारे लेक्चर में, पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं होगी उस समय जो कंसंट्रेशन होगी वो पूरी की पूरी किसकी होगी, सांद्रता पूरी की पूरी किसकी होगी, अभिकारक अणु की होगी। उस समय उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, 0, यानी उत्पाद बनेगा ही नहीं उस समय, भाई बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभिक्रिया में जब अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं हुई हमारे पास, जैसे मान लो दूध से दही बनाना है, ठीक है, तो दूध से दही बनाने में शुरुआत में हमारे पास है ही दूध, जब अभिक्रिया हमने उसमें दही डाला ही नहीं है तो उस समय हमारे पास दूध है, इसका मतलब उस समय रिएक्टेंट ही है केवल हमारे पास, तो जो भी कंसंट्रेशन है, सांद्रता जो भी हमारे पास वो सारी किसकी है, अभिकारक अणु की। इसलिए यहाँ इस अभिक्रिया में हम मानेंगे कि प्रारंभिक सांद्रता क्या है, R है, और R को R नोट से या R0 बोल सकते हो, R नोट बोल सकते हो, ठीक है, इनिशियल यानी प्रारंभिक सांद्रता को दर्शा रहा हूं मैं R नोट से, और उस समय उत्पाद की सांद्रता क्या होगी, 0, क्योंकि जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, 0 समय है, स्टार्ट ही नहीं किया हमने कोई रिएक्शन, तो वहां अभिकारक अणु ही होगा, उत्पाद तो होगा नहीं बिल्कुल भी, तो उस समय 0। हम मानते हैं कि t समय पर, यानी कोई समय थोड़ा मान लो 10 सेकंड 20 सेकंड 50 मिनट, कोई भी, वो आगे क्वेश्चन में देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ मानते हैं कि t समय पर अभिकारक अणु, यानी अभिक्रिया t समय पर अभिकारक अणु है, उसका अक्स मात्रा यानी उसकी अक्स क्वांटिटी किस में चेंज हो गई, उत्पाद में बदल गई। फिर से ध्यान से सुनिए कि t समय बाद यानी 0 समय से अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी उस समय, लेकिन कुछ समय बाद t समय पर अभिक्रिया में अभिकारक अणु है उसकी अक्स मात्रा, ठीक है, या कह सकते हैं अक्स कंसंट्रेशन थी, वो सांद्रता थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, उत्पाद की सांद्रता में, या इतनी मात्रा, इस अक्स मात्रा जो है या अक्स क्वांटिटी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, उत्पाद में। तो बताइए यहाँ उसके बाद R में से अक्स वैल्यू, मान लो ये 100 ग्राम था तो ये 10 ग्राम उत्पाद बन गया, तो शेष क्या बचेगा, 90 ग्राम क्या बच गया, रिएक्टेंट बचा हुआ अभी भी। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसको बचे हुए को R से शो कर रहा हूँ, किससे, R से, ठीक है। इसका मतलब आप ध्यान से समझेंगे, मैं यहाँ साइड में समझा देता हूँ। यहाँ पे यहाँ R का मतलब है कि ये जो R नोट जो प्रारंभिक सांद्रता उसमें से अक्स माइनस हो गया, R नोट में से अक्स माइनस हो गया,
और जो शेष बची उसको मैंने किससे डिनोट किया, यहाँ पे आर से लिखा है, ठीक है। यानी टी समय बाद जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ध्यान से दोबारा समझ सकते हैं कि टी बराबर 0 समय, उस समय हमारे पास उत्पाद की सांद्रता होगी नहीं, केवल क्या रहेगा, अभिकारक रिएक्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट नहीं होगा। लेकिन जब टी समय बाद यानी कुछ समय बाद अभिक्रिया जब हमने स्टार्ट कर दी, तो मैं मानता हूं कि टी समय बाद हमारे पास उत्पाद की मात्रा आ गई, कुछ मात्रा x, ठीक है, x क्वांटिटी आ गई। तो उत्पाद जो बना है वो बना किससे है, इस अभिकारक अणु की सांद्रता या जो उसकी क्वांटिटी उसी से तो बना है। तो मतलब r नॉट में से x मात्रा, x क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो गई, उत्पाद में। तो x इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास r बच गया। तो इसी को लिखा मैंने कि r नॉट में से x उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे पास अंतिम जो फाइनल है कंसंट्रेशन वो क्या बचेगी, r बचेगी, ठीक है। चलिए अब हम रेट लो लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, रेट लो, ठीक है। रेट लो नियम क्या कहता है हमारा, रेट लो नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की जो दर है रेट इक्वल, वो अभिकारक अणु की सांद्रता के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी अभिकारक अणु के संदर्भ में लिख सकते हैं, और उत्पाद अणु की। तो अभिकारक के लिए लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी, कोएफिशिएंट कोई है नहीं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, डीपी अपॉन डी टी, और इक्वल के, मैं सीधा लिख रहा हूँ, समानुपाती भी लगा सकते हो आप, समानुपाती लगा के फिर के ले लेंगे, कांस्टेंट एक ही बात है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ के, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, आर, और उसकी कंसंट्रेशन, ठीक है, उसका सक्रिय द्रव्यमान, और उसकी पावर 0 घात के समानुपाती, 0 पावर की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। अभी बात की थी ना कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर है वो उस अभिकारक अणु की सक्रिय द्रव्यमान की 0 घात के समानुपाती, उसे क्या कहेंगे, 0 ऑर्डर। यहाँ 0 समझ में आया ना क्यों लिया, क्योंकि हम शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करें, प्रथम कोटि की करेंगे तो यहाँ 1 पावर ले लेंगे। अब यहाँ से देखिए हम किसी भी दो टर्म को बराबर रख सकते हैं, तो मान लो सपोज किया मैंने इसी टर्म को बराबर रख लिया, तो सबसे पहले आप क्या रखेंगे, माइनस डी आर, ठीक है, मैं रिएक्टेंट की अभिकारक के संदर्भ में ले लेता हूँ, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी, और हमारे पास क्या आ गया, के, और आर नॉट, सॉरी आर 0 पावर 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये जो टर्म लिखी है इसमें से आप जानते हो किसी भी पद की, यदि कोई भी पावर की, किसी भी पद की या टर्म की पावर क्या हो जाए, 0, पावर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा 1 आती है कि नहीं आती, आती है ना। तो इसलिए हमारे पास क्या जाएगा, यहां से आ गया माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी इक्वल क्या आ जाएगा, के, और गुणा में 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जगह 1 रख देंगे, पुट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, हमारे पास आ गया माइनस डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी इक्वल आ गया के, माइनस को उधर लेके जाएंगे तो माइनस उधर हो जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ पहले ये माइनस, ठीक है। तो ये अभिक्रिया के लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा इक्वेशन है आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल वेग समीकरण है। तो हम लिखेंगे ये शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण है, क्या है, अवकलज वेग समीकरण है। काफी बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण बताइए, तो ये अवकल वेग समीकरण है, ठीक है। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो आगे इसको लिख सकते हैं आप डी आर इक्वल माइनस के डी टी लिख सकते हैं ना। चलिए ये इसको भी कह सकते हैं आप कि ये भी एक प्रकार से अवकल वेग समीकरण है, ठीक है, या फिर इसको मान लो कि ये अवकल वेग समीकरण है, ठीक है, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं है, मैंने इसको गुणा करके लिख दिया, ठीक है। ये अभिक्रिया के लिए अवकल वेग समीकरण है, ठीक है। और जो अवकल वेग समीकरण था, अवकल वेग जो समीकरण है उस समीकरण में साफ साफ आगे ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण का हम क्या करेंगे, आगे समाकलन करेंगे, यानी इक्वेशन 1 है इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन करने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेंगे। समीकरण 1 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग इक्वेशन। चलिए यहां से हम इसका क्या करेंगे, समाकलन यदि करें तो हमारे पास समाकलन का चिन्ह क्या आता है, ये आता है डी आर, ठीक है, और आगे क्या जाएगा हमारे पास, इसको आप वर्ग कोष्ठक में, तो वर्ग कोष्ठक में यहाँ लिखते हैं क्योंकि ये क्या है, एक्टिव मास में,
एक्टिव मास है तो R, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के और dt। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ लिमिट्स होनी चाहिए समाकलन के लिए, तो लिमिट हमारे पास है, देखो प्रारंभिक सांद्रता क्या है R नॉट और फाइनल क्या है R, तो दो लिमिट है। समय की बात करें तो समय की भी हमारे पास क्या है, प्रारंभिक T1 क्या है 0 और T2 क्या है T। ठीक है, तो हम इनको रख भी सकते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, क्या पे आ जाएगा R नॉट R और डी आर, और यहाँ से आ जाएगा 0 T, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस और के को बाहर, क्योंकि जो भी कांस्टेंट राशि होती है वो क्या होती है समाकलन में बाहर लिख दी जाती है चिन्ह से पहले। तो यहाँ जाएगा 0 और यहाँ जाएगा T, फिर क्या जाएगा आपके पास dt। ठीक है, चलिए इसका समाकलन यदि करते हैं, इसका यदि समाकलन इंटीग्रेशन यदि करते हैं तो इंटीग्रल जो होगा इसका क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा r। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो लिख देंगे r नोट या r बराबर, इसकी लिमिट यहाँ माइनस के है और इसकी लिमिट लिख देंगे, इसका क्या आएगा t 0 और t। ठीक है, अब बताइए यहाँ से इसकी लिमिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं r माइनस r नॉट, ये देखो लिमिट है दोनों, तो लिमिट को रखेंगे पहले इसको और फिर इसको, दोनों को रख लेंगे। लिमिट को पुट करने के बाद आपके पास आएगा माइनस के, और यहाँ भी पुट करेंगे तो t माइनस 0, तो यहाँ से आपके पास क्या निकल के आ गया r माइनस r नोट इक्वल टू क्या आ गया माइनस के टी। यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना समीकरण। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपके पास जो भी कंसंट्रेशन है, ये जो एक्टिव मास है, ठीक है रिएक्टेंट के, इनमें से ये माइनस है r नोट को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा r इक्वल आ जाएगा माइनस के टी। ठीक है, और ये जो r नोट है उसको क्या कर सकते हो आप, उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो r, ये समीकरण आ गए। ठीक है, इस प्रकार से ये समीकरण आपने क्या निकाल लिया, यहाँ पे इसका समीकरण निकाला है। ठीक है, इस समीकरण की हम कंपैरिजन या तुलना करेंगे किससे, ग्राफ यदि नोट करना हो y बराबर mx प्लस c से, किससे तुलना करेंगे, या फिर यहाँ से चलो हम कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं कुछ चीजें। इसी समीकरण को, ये जो समीकरण है ना, यहाँ से मैं क्या करता हूँ k को इधर मल्टीपल कर दूंगा तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आएगी, k को इधर क्या करेंगे माइनस को पहले मल्टीपल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा r नोट, तो पहले आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखो ये माइनस का चिन्ह है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने क्या किया दोनों ही तरफ बोथ साइड इसको माइनस से नेगेटिव से मल्टीपल किया, तो हमारे पास देखो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा r नोट प्लस का, और ये भी किसका हो जाएगा k भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा r नोट माइनस r, और यहाँ के टी किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब t निकाल सकते हो यहाँ पे या k निकाल सकते हो, k बराबर क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए k बराबर क्या आ जाएगा r नोट की कंसंट्रेशन माइनस r की कंसंट्रेशन, और नीचे क्या आ जाएगा t। ये हमारे पास क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ध्यान दीजिए, क्या इसकी जगह, क्या इस समीकरण को k इक्वल टू को मैं x अपॉन t लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, चलिए देखते हैं क्यों नहीं लिख सकते। देखिए मैंने प्रारंभ में बताया था कि यहाँ से r नोट में से x गया तभी तो इसको r लिखा था, ये रहा देखो। तो यहाँ से अगर मैं r को इधर ले आऊँ तो आपके पास क्या आ जाएगा r नोट माइनस r बराबर x आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया है r नोट माइनस r की जगह क्या पुट कर दिया ऊपर x। तो बताइए, मैंने लिखाया था पीछे जब हमने अभी अभी फैक्टर इफेक्टिव कारक जो पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है अभिक्रिया की सांद्रता, किसके अभिकारक अणु की, लेकिन शून्य कोटि अभिक्रिया है वो क्या है अपवाद है। तो बताइए क्या यहाँ पे वेग नियतांक यदि ज्ञात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया में, क्या यहाँ पे अभिक्रिया अभिकारक अणु की कंसंट्रेशन आ रही है, किसी की सांद्रता नहीं आ रही ना, किसी की सांद्रता नहीं आ रही ना, तो सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ये x क्या है, ये उस x की कंसंट्रेशन है जो प्रोडक्ट में बदल गया है। ठीक है, तो अभिकारक अणु की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अभिकारक अणु की नहीं है, उत्पाद अणु की सांद्रता है जो बन गया है। ठीक है, कन्वर्ट हो गया। चलिए यहाँ तक ये जो समीकरण है क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए कौन सा समीकरण है, वेग नियतांक समीकरण है, वेग नियतांक का समीकरण।
यदि आपको किसी अभिक्रिया में उत्पाद की सांद्रता दे रखी है और समय दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यदि वेग नियतांक दे रखा है और आपको उत्पाद की सांद्रता दे रखी है तो समय बता सकते हैं। यानी इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी, दो राशि आपको दे रखी है तो तीसरी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। तो इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो, इस समीकरण की, ये जो समीकरण लिखा हुआ है इसकी मैं कंपैरिजन करता हूँ, इसकी मैं तुलना करता हूँ किससे, y बराबर mx प्लस c से। तो ये देखो y, ठीक है, ये हो गया आपका y बराबर mx प्लस c से तुलना करता हूँ, ये हो गया y, ये यहाँ पे x, चलो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार के लिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ, किसको, माइनस के टी को मैं पहले देता हूँ, माइनस के टी, और ये आ गया प्लस में r, ठीक है, नोट। तो इसकी कंपैरिजन तुलना करते हैं, y बराबर mx प्लस c से, m और x प्लस c, ये क्या होता है, एक सरल रेखा का समीकरण होता है, एक लाइन इक्वेशन होती है, सरल रेखा की समीकरण होती है जिसकी तुलना करेंगे। तो देखो y एक्स पे किसको लेंगे, r को, तो आप जानते हो ना ग्राफ में इस प्रकार से y एक्स कौन सा होता है, ये जो लंबवत रेखा होती है y एक्स होता है। तो y एक्स पे किसको दर्शाना, आपको r की कंसंट्रेशन को, ठीक है। और अब देखो x पे किसको दर्शाना है, x यहाँ पे क्या है, k को। अब ध्यान दीजिए y बराबर mx, ये रेखा के लिए y ये हो गया। अब देखिए ये जो c है, ये c की वैल्यू इंटरसेक्ट है। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि y पे उतनी वैल्यू आपको छोड़कर फिर ग्राफ बनाना है, y पर उतनी वैल्यू छोड़कर आपको फिर ग्राफ बनाना है। तो आप क्या करेंगे, r नोट, ये मान लेते हैं कि r की वैल्यू यहाँ पे, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे क्या है, r नोट वैल्यू हो गई, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए, अगर ये स्लोप का मतलब है ढाल, ये ढाल यदि किस में होता, पॉजिटिव होता, चलिए मैं ग्राफ का अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। बताना तो मुझे पहले था लेकिन थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया। ये जो ढाल है या स्लोप है, ये स्लोप यदि नेगेटिव में होता है तो ग्राफ नीचे की तरफ आता है। ध्यान दीजिए, जब भी यदि स्लोप नीचे की तरफ आएगा तो आप समझ जाएंगे कि जो ढाल है वो कैसा है, नेगेटिव में है, ठीक है। और यदि पॉजिटिव में होगा तो हमेशा ऊपर की तरफ ग्राफ को बढ़ाएंगे। अब बताइए यहाँ पे माइनस है ना, तो किधर लेके आएंगे, नीचे की तरफ। और ये जो वैल्यू है ये किसकी है, आर नोट की, ये किसकी वैल्यू है, आर नोट की। और ये वैल्यू किसकी है, टेन थीटा, स्लोप को हम टेन थीटा लिखते हैं ना, टेन थीटा माइनस के, ये स्लोप। तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक, इस प्रकार से ये ग्राफ हो जाएगा। और नीचे की तरफ अक्ष पे किसको दर्शाएंगे, ये अक्ष की वैल्यू यहाँ पे क्या है, टी, टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ग्राफ के बारे में फिर से मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक। चलिए समझ में आया कि y बराबर mx प्लस c से तुलना की, कंपेयर किया। तो y एक्स पे किसको लेना है, r की कंसंट्रेशन को, x की जगह किसको लेना है, x पे किसको लेना है, t को। और ये क्या है, m मतलब स्लोप या ढाल, ठीक है। स्लोप या ढाल को लिखेंगे तो किससे लिख देंगे, अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ लाइन ले जाते और नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ। अब ये इतना ऊपर छोड़ कर क्यों बनाए हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट है यहाँ पे। इंटरसेक्ट का मतलब है अंतखंड आगे, और वो आर नोट है, कोई भी 5 वैल्यू 7 वैल्यू जो भी होगी उसको छोड़कर फिर बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता यहाँ कुछ भी तो हम यहाँ से 0 से स्टार्ट कर दे इसको, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर, नेगेटिव होता तो नीचे। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट है आर नोट, इसलिए इतनी वैल्यू ऊपर छोड़कर, अब ये पॉजिटिव होता है इसलिए ऊपर छोड़ दिया, नेगेटिव होती तो नीचे की तरफ छोड़ के फिर नीचे की तरफ करा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए अर्धायु का, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ की बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो ध्यान रखना, हमारे मोस्ट इस पूरी इक्वेशन को पूछ भी सकता है कि कैसे वेग नियतांक का समीकरण शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए ज्ञात करेंगे। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, के टी इक्वल, क्या हमने जो अभी अभी लिखा था वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आर नोट माइनस आर। ये फॉर्मूला हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा। अब सुन लो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे ये जो आर है ये क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता है जब उत्पाद बन गया था एक्स मात्रा। और ये क्या है, इनिशियल यानी प्रारंभिक सांद्रता, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये क्या है, समय t है। और ये क्या है, वेग नियतांक, रेट कांस्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको समीकरण में कह दे कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणु की प्रारंभिक सांद्रता ये, अंतिम सांद्रता ये, और 50 मिनट बाद उस अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक ज्ञात कीजिए, या फिर आपको क्वेश्चन दे दे किसी अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता ये है, उसके
30 मिनट बाद सांद्रता कितनी होगी यदि उसके लिए वेग नियतांक ये है, तो 30 मिनट बाद वेग नियतांक ये है, प्रारंभिक सांद्रता है, तो ये आर निकलनी है। तो यहाँ से 3 वैल्यू देगा तो चौथी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है। इसको मोस्ट याद रखेंगे कि के बराबर हमारे पास क्या आया था, आर नोट माइनस क्या आया था, आर अपॉन में क्या आ जाएगा, यदि टी को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में टी। यदि टी दे रखा है, के निकालना है तो ऐसे लिख देंगे सेम का सेम, और यदि के निकालना होगा तो के को यहाँ रख देंगे। उस समय टी बराबर क्या आ जाएगा, आर नोट, और आर की कंसंट्रेशन, आर नोट क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, और आर क्या है, अंतिम फाइनल सांद्रता, ठीक है। और टी क्या है, समय, और के क्या है, वेग नियतांक। वेग नियतांक देगा, समय पूछ लेगा, समय देगा तो वेग नियतांक पूछ लेगा, या प्रारंभिक सांद्रता या अंतिम सांद्रता भी पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ये वाला समीकरण, ठीक है। चलिए अब इसके लिए हम हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ से मतलब क्या होता है, अर्धायुकाल से। अर्धायुकाल का मतलब होता है कि अभिक्रिया उस समय क्या होगी, अभिकारक अणु आधा उत्पाद में बदल जाए। हम बात कर रहे हैं किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल। किसकी बात कर रहे हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल, जिसे कहते हैं हाफ लाइफ। क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। अब देखो इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहला मैं ये कह सकता हूं कि हमें वो समय निकालना है जब हमारे अभिकारक अणु रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर जो इनिशियल थी वो आर इनिशियल बाय 2 यानी हाफ हो गई। या फिर मैं कह सकता हूं पी आपको कि हमें वो सांद्रता उस समय की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चाहिए जब अभिक्रिया में 50% समय पूर्ण हो गया, या फिर टी हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। या यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल हो या प्रथम कोटि या द्वितीय कोटि, किसी भी अभिक्रिया की कोटि का यदि हाफ लाइफ अर्धायुकाल निकालते हैं तो नाम में छिपे अर्धायु। अर्धायु का मतलब है कि उस समय कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं या वो समय निकाल रहे हैं जिस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरुआत से प्रारंभ से क्या हो जाए, आधी हो जाए। तो प्रारंभिक सांद्रता क्या है, आर नोट, उससे कैसे हो जाए, आधी रह जाए, यानी आधे अभिकारक। जैसे मान लो 10 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो 5 बदल गए प्रोडक्ट में, 5 रह गए रिएक्टेंट। उस समय की हमें क्या करना है, समय निकालना है, यानी उतने रिएक्टेंट बनने में, आधे अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना समय लगेगा, वो अर्धायुकाल होते हैं, ठीक है। तो हम जनरली कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणु की सांद्रता को प्रारंभिक सांद्रता का, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणु की इनिशियल या प्रारंभिक कंसंट्रेशन का आधा होने में जितना समय लगता है, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक अणु की प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जितना समय लगता है वही क्या होता है, अभिक्रिया की अर्धायुकाल कहलाती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किसी भी अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में, 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय क्या कहलाता है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। चलिए हमने अभी भी अभिक्रिया का समीकरण लिखा था, ठीक है। तो उसी समीकरण का यूज करते हैं। हमने क्या लिखा था अभी अभी लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई थी वो देखो नीचे हमने क्या लिखा था, k इक्वल टू क्या लिखा था हमने, x बाय टी, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है अर्धायुकाल यानी समय। तो हम t को क्या कर लेंगे, इधर ले आएंगे। तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर यहाँ आ जाएगा x अपॉन k, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, अर्धायुकाल निकालना है। तो अर्धायुकाल में क्या होगा कि प्रारंभिक सांद्रता जो होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। या फिर कह सकते हो कि आधा अभिकारक अणु की 50% मात्रा है, क्वांटिटी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इसमें रिएक्टेंट में, और 50% किसमें, प्रोडक्ट में। तो 50% बचेगी वहां। तो उस समय सांद्रता क्या होगी, 50%। तो समय भी तो आधा होगा, तो इसलिए हमें टी की जगह भी क्या यूज करेंगे, टी की जगह भी टी हाफ लिखेंगे। टी की जगह t/2 लिख सकते हो, या फिर टी के हाफ लगा सकते हो, या इसको t50 लिख सकते हो, ठीक। चलिए इस समीकरण में पुट करते हैं ये वैल्यू। तो t हाफ या 1/2 इक्वल टू x क्या थी भाई, सीधी सी बात है, x की वैल्यू हमने पढ़ी थी ना, अभिकारक अणु की सांद्रता और उत्पाद अणु की सांद्रता। तो ये हमने पढ़ी थी, याद हो, x क्वांटिटी उत्पाद की। तो उत्पाद भी तो आधा बन गया भाई। अभिकारक अणु 50% किस में बदल गया, रिएक्टेंट में। अभिकारक अणु 50% रिएक्टेंट में बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट भी तो 50% बना है, 50% बना तभी तो 50% रिएक्टेंट बचा है हमारे पास। तो x ये उत्पाद की सांद्रता है, उत्पाद की सांद्रता भी हमारे पास क्या बच गई, r/2 इनिशियल प्रारंभिक की आधी कन्वर्ट हो गई, और नीचे क्या है, k की जगह k आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास r नोट, और 2 को नीचे ले आएंगे गुणा में, तो 2k। तो हमारे पास समीकरण निकल के आ गया t हाफ बराबर क्या आ गया, r नोट अपॉन 2k। अब बताइए क्या जीरो ऑर्डर अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया की जो
हाफ लाइफ है, अर्धायु काल है, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, प्रारंभिक सांद्रता पे डिपेंड कर रहा है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती, यानी टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इक्वल टू आर नॉट। ठीक है, यानी प्रारंभिक सांद्रता के डायरेक्ट समानुपाती है अर्धायु काल। प्रारंभिक सांद्रता बढ़ेगी तो अर्धायु काल भी बढ़ेगा, घटेगी तो घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रारंभिक सांद्रता। अब इसके मध्य भी ग्राफ कह सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता और हाफ लाइफ के मध्य ग्राफ खींचते हैं। तो हम एक्स पे किसको ले लेंगे, प्रारंभिक सांद्रता को, आर नॉट को, और यहाँ क्या ले लेंगे, समय को, यानी टी हाफ को, अर्धायु काल को। अब ध्यान दीजिए समानुपाती है, समानुपाती जो भी चीजें होती है तो ध्यान रखना है, यदि ये बढ़ेगी तो उतनी मात्रा में ये भी बढ़ेगी, और ये यदि वैल्यू आर नॉट घटेगी तो टी हाफ भी घटेगा। ठीक है, तो मान लो किसी समय सपोज करते हैं कि आर नॉट सांद्रता 0.1 m है, फिर क्या हुई 0.2 m, इसी प्रकार इधर 10 सेकंड 20 सेकंड। तो देखो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी सांद्रता भी बढ़ती जाएगी, तो हाफ लाइफ भी बढ़ती जाएगी, और हमारे पास एक ऐसा सीधी सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर आपसे स्लोप पूछा जाए, इस ग्राफ की यदि आपको स्लोप पूछी जाए तो स्लोप देखो यहाँ इसकी तुलना करो y बराबर mx प्लस सी से, तो ये हो गया आपका y और ये mx और प्लस सी। तो ध्यान दीजिए हमने किसको लिया है, आर नोट को लिया, तो आर नोट के अलावा जो बच गया, आर नोट के अलावा जो बच गया, क्या बच गया, 1/2 के, 1/2 के बच गया ना। देखो यहाँ से ये 1/2 के बच गया अलग से 1/2 के, तो 1/2 के किसका काम कर रहा है, स्लोप का, और पॉजिटिव इसलिए हमने ऊपर की तरफ लिखा, नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ करते। और इंटरसेक्ट, क्या कोई इंटरसेक्ट है यहाँ पे, जीरो ना, नहीं है, इसलिए हम जीरो से ही शुरुआत करेंगे। तो ये क्या है हमारा ढाल या स्लोप, क्या है, स्लोप है, ढाल या स्लोप, जिसको क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 1/2 के। ठीक है, इस प्रकार से ये ग्राफ हो गया। चलिए इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अपने ग्रुप में भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप पुनः वीडियो को स्लो स्पीड में देखें। धन्यवाद।